Friends, today we will learn about the national income and related aggregates. First of all, we will find out what is the national income, and then we will discuss about the related aggregates of the national income, and further we will discuss the different methods of calculating national income. So first of all, let's try to understand what is the national income. So in the sense, in the economics, the national income is the sum total of factors income earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी फैक्टर इनकम है, फैक्टर्स जो भी फैक्टर इनकम्स हैं उनको कौन अर्न करता है? नॉर्मल रेजिडेंस अर्न करता है. तो national income, it is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. इसमें तीन वर्ड समझ में आते हैं, हमें इस पर मैं फोकस किया गया. उनको समझ लेंगे तो बहुत इजी आपको इनकम की नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी. तो फर्स्ट आप देखिए, पहला टर्म आ रहा है फैक्टर्स इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम. जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, जो भी फैक्टर्स इनकम होती है, उसी को ऐड करते हैं. उसका सम टोटल क्या है? नेशनल इनकम में. सेकंड पॉइंट आता है कि उनको उस फैक्टर इनकम को अर्न कौन करता है? वो फैक्टर इनकम को अर्न करता है नॉर्मल रेजिडेंट्स. तीसरा पॉइंट से पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल, 1 ईयर में जो भी फैक्टर्स इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की जाती है, उसका टोटल क्या कहलाता है? सम टोटल कहलाता है आपका नेशनल इनकम. तो हमें तीन चीज आना जरूरी है, दो चीज आना बहुत जरूरी है. पहला होता है कि फैक्टर्स इनकम क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे कि हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट्स, कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, किसको बोलते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए. और तीसरा तो आपको पता है अकाउंटिंग ईयर माने द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर एक साल में. जैसे कि इंडिया में जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है. तो हमें देखना है, सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर्स इनकम क्या होती है. आपको पता है कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक होगा आपका लैंड, एक हो गया आपको लेबर, एक हो गया आपको कैपिटल, एक हो गया आपको एंटरप्रेन्योरशिप. अब होता क्या है कि जब जैसे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको बदले में कुछ मिलता है. जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो इनको जो बदले में मिलता है, अपनी जो सर्विस देते हैं इसके बदले में उनको कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन. तो जो लैंड को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट. लेबर को क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स इनकम. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन प्रोसेस में एक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उनको जो मिलता है बदले में, दैट इज द फैक्टर इनकम. और एज यू नो कि हाउस होल्ड सेक्टर्स इज द ऑर्डर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो उसको क्या मिलता है? रेंट के बदले पैसा मिलता है. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में क्या मिलता है? मनी मिलता है. तो इन सब का टोटल करते हैं, दैट इज द फैक्टर इनकम्स. इनकम दो तरह की होती है, एक तो होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम होती है. तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है कि जब ऐसी इनकम जो बिना कुछ काम किए मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसके लिए बदले में हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, कुछ भी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो नहीं होता, इसके बदले में उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं. तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट क्या करती है? ओल्ड एज पेंशन लोगों को देती है. तो ओल्ड एज पेंशन जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में
जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, वो गुड्स एंड सर्विस के फ्लो में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये जो है ये वंस दीज ट्रांसफर्स आर द यूनिलेटरल ट्रांसफर, बदले में कुछ भी मिलने का असर नहीं है, गवर्नमेंट केवल देती है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल को क्या करती है, बिना कुछ काम किए उनको क्या देती है, पैसा देती है। तो ये जो है ऐसा स्कॉलरशिप हो गया, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम। तो दीज आर द ट्रांसफर, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, और भी इसमें कर सकते हैं, ग्रांट, डोनेशन, ओके। तो इस तरीके से पैसा मिलता है, वो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और इस तरीके से पैसा मिलता है, उससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का फ्लो नहीं होता, कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस इनकम को जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ओनली फैक्टर्स इनकम इज काउंटेड, ओके। सो दिस इज द बेस्ट टर्म हो गया आपका फैक्टर्स इनकम। सेकंड बात करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है, इसकी इनकम की बात करते हैं। जितने भी फैक्टर इनकम है ना, इट इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है उसको जरा देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन कौन इंक्लूड रहता है, तो उसको देखते हैं कि कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री। तो देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होता है जो हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में लाई करते हो। ऐसे पर्सन को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं हमारे देश के, वो हमारे देश में रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं 1 साल से ज्यादा। ये पीरियड याद रखिए, मोर देन 1 ईयर। और दूसरा टर्म याद रखना है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि वो कंजप्शन, प्रोडक्शन, और जो एक्सचेंज होते हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो अपने कंट्री में करता है। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्या बोलेंगे हम, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलेंगे। तो देखते हैं कौन कौन आते हैं, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने लिखा हुआ है, सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस, लाइक एसबीआई जो कंपनियां हैं वो आ गई आपकी। तो सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अवर कंट्री हु normally reside in the country and whose center of economic interest lies in our country। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो वो पर्सन इंडिविजुअली या इंस्टीट्यूशन कंट्री में मोर देन 1 ईयर रहता हो, नॉर्मली रिसाइड करता हो, और सेकंड थिंग हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन अवर कंट्री। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्था को क्या बोलेंगे हम, अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलेंगे। दूसरा व्यक्ति क्या आता है, कोई मान लीजिए दूसरे देश का नागरिक है, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई करते हैं। तो ऐसे फॉरेनर्स को क्या मानेंगे, देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स मानेंगे। जैसे कि बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बाहर से इंडिया में आते हैं और यहाँ पे आकर के वो नॉर्मली रहते हैं या इनकम अर्न करते हैं, तो उनकी इनकम जो है वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट है। क्यों? बिकॉज दीज फॉरेनर्स आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं और उनके जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में ही लाई करता है। ओके। थर्ड आता है सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऐसे सारे लोग हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का ऑफिस इंडिया में है, WHO का इंडिया में है, तो इस जो IMF का जो ऑफिस है वो इंडिया में है। वहां पर बहुत से इंडियन
वहां पर वर्क करने जाते हैं। तो ये सारे लोग जो है इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स का पार्ट है। अगर वो इंडियंस हैं, हमारे देश के जो सिटीजन है, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं और तो वो हमारे देश के क्या है, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स है। दूसरा एक अगला आता है फॉरेन एम्बेसीज। हर देश की एक एम्बेसी होती है, वो हमारे देश की एम्बेसी अब्रॉड में सारी कंट्रियों में होती है, फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे कंट्री में होती है। एम्बेसी का काम क्या होता है कि वीजा देना। जैसे कि मुझे अमेरिका जाना है तो मैं अप्लाई वीजा के लिए अप्लाई कहाँ करूंगा, तो क्या इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है दिल्ली में, तो वहां मैं अप्लाई करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, वीजा देने का न देने का निर्णय वो करेंगे। अगर मैं मान लीजिए मैं अमेरिका गया और मेरे अमेरिका जाने के बाद में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट खो जाता है या और कोई समस्या आती है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पकड़ूं कॉन्टेक्ट में। तो हर कंट्री में क्या होती है, हमारी एम्बेसी होती है, तो वहां जाके हम कॉन्टेक्ट करते हैं और वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए एमबेसी सेटअप की जाती है। हर एक देश एक दूसरे देशों में जिसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं अपनी अपनी एमबेसी सेटअप करते हैं। इंडिया में मोस्टली कंट्रियों की क्या एमबेसी दिल्ली में है, ऐसे ही इंडिया की एम्बेसी हर कंट्री में विश्व में फैली हुई है। उनका काम यही है कि लोगों की हेल्प करना, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना और वीजा इश्यू करना, इन सब चीजों में वो लोग वो काम करते हैं। तो उनमें भी अगर मान लीजिए कोई फॉरेन एम्बेसी है, मान लीजिए कि जापान की एम्बेसी इंडिया में है, वहां पर जो छोटे मोटे काम करने के लिए वो लोग अपने देश से लोग लेके नहीं आते, लोकल लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, हमारे देश के लोग जाके वहां पर काम करते हैं। तो ऐसे जो पीपल है वो क्या माने जाएंगे, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, ओके, और वो हमारे देश में मोर देन 1 ईयर रहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जिससे कि इससे चलता है पता कि कौन कौन लोग हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। और भी लोग होते हैं जिनका जो देश में नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। हमारा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो फॉरेन में रह रहा है लेकिन 1 साल से कम रह रहा है वो, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करते हैं, तो ऐसे लोग क्या माने जाते हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से एक्ट्रेस एंड एक्टर्स होते हैं वो फॉरेन में काम करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए काम करते हैं, लेस देन 1 ईयर काम करते हैं, वापस फिर इंडिया में वो आ जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या माने जाते हैं, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं माने जाते नॉर्मल रेजिडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन टूरिस्ट है, कोई विदेशी से लोग इंडिया घूमने के लिए आया, हॉलिडे बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आए, रिक्रिएशन के लिए आए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, मेडिकल टूरिज्म पे आए, इंडिया ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, तो वो यहाँ पे 1 साल ज्यादा रहे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स भी नहीं आते, मान लो कि हमारा इंडिया के स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, वो वहां पर 3 साल 4 साल 5 साल रहते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट्स जो हैं उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते। जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो फैक्ट्री इनकम होती है, जो नॉर्मल, हमने पढ़ा कौन कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो इन नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो फैक्ट्री इनकम होती है उसका सम टोटल क्या कहलाता है, आपका नेशनल इनकम। वो भी कब, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स कंट्री के होते हैं उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसका सम टोटल क्या कहलाता है, आपका नेशनल इनकम कहलाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अभी आपने पढ़ा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन होते हैं, अब थोड़ा देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट्स कौन कौन होते हैं, इससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आए। जब हम बात करें कि किसको इंक्लूड करेंगे किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पता होना चाहिए कि कौन कौन ऐसे मोटे मोटे ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिटीजन्स हैं जिन्हें हम रेजिडेंट्स नहीं मानते, उनको हम नॉन रेजिडेंट्स मानते हैं। तो देखिए पहला क्या है, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। मैंने लिख दिया है कनाडा जापान, अदरवाइज जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं उनकी एम्बेसी में, इंडिया की एम्बेसी जितनी भी वर्ल्ड में जहां भी है, चाइना में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहां भी है फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर वहां के जो लोकल लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं इंडियन एम्बेसी में, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। वो जिस कंट्री के हैं, जिस कंट्री में हमारी एम्बेसी लोकेटेड है, वहीं के क्या है, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, इसलिए वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। तो किस में आएंगे, वो नॉन रेजिडेंट्स में आएंगे।
सेकंड आता है फॉरेनर्स वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया। हमारे देश में WHO, इनके जो IMF, वर्ल्ड बैंक के ऑफिस है इंडिया में, वहां पर फॉरेनर्स काम करते हैं। तो जो भी फॉरेनर्स काम करते हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। बेशक यहाँ वो एक से ज्यादा रहते हैं, दे लिव इन इंडिया मोर देन 1 year, but still they are not the normal residents of India. They are non-residents. And so the factor income of foreigners who working in international organizations is not considered the part of the national income of India. Next, ambassadors in India from rest of the world. देखिए हमारे देश में बहुत सारे MNC हैं, तो वहां पर जो वर्क लोग काम करते हैं, वहां के जो MSC का हेड होता है उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं। तो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेनर्स इंडिया में जितने भी MNC उसके जो एम्बेसडर्स हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स। नेक्स्ट, फॉरेनर्स हु विजिटेड अवर कंट्री फॉर ट्रेवलिंग, हॉलीडे, स्टडी एक्सेट्रा, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो लोग इंडिया आते हैं, ऐसे लोग जो है इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, मैंने पहले बताया था। एक और आते हैं ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स जो इंडिया में पोस्टेड है, ये लोग भी जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं। इसमें आता है कौन कौन आता है उसमें, जैसे कि ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन कंट्री के बहुत से ऑफिशियल्स इंडिया में पोस्टेड हैं, ऑफिशियल्स। डिप्लोमेट में यही आ जाता है आपका एम्बेसडर ना, ये डिप्लोमेट में आते हैं। एम्बेसडर बताया था ना, वो किस में आते हैं, डिप्लोमेट्स में आते हैं। एंड आर्मी ऑफिशियल्स, ओके, आर्मी ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ओके, पोस्टेड इन इंडिया। तो ये लोग जो है फॉरेन कंट्री के हैं, इंडिया में पोस्टेड हैं, ये लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। और एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूं, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशंस हु नॉर्मली रिजाइड्स in a country more than 1 year and whose center of economic interest lie in the country. Such persons or institutions are known as the normal residents of a country. And national income को brief कर दूं मैं आपको, तो national income is the sum total of the factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. तो इसको बोलते हैं आपको पूरा ये आपका नेशनल इनकम का डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होती है